हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल की ओवरव्यू के बारे में और उसके साथ साथ हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। बट उससे पहले हमने पिछले वाले लेक्चर में जो पढ़े थे वो एक बार 5 मिनट्स में रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, वो था सेल का डेफिनेशंस। तो वहां पे हमने ये देखा था कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हो गया सेल का डेफिनेशन। देन सेल के बारे में सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिन्होंने सेल के बारे में बताया था वो कौन था, वो था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा था और उनको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर नजर आए थे, ये हानीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आए थे। और ये स्ट्रक्चर क्या था, ये था सेल वॉल। क्यों सेल वॉल था, क्यों ना जो कॉर कैम्बियम जो था वो डेड सेल था, इसलिए उनको ये दिखाई दिया। फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट आया वो कौन था, वो था एंटोन वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल होता है वो डिस्कवर किया। देन उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किए। देन उसके बाद हमारा आया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में कौन सा साइंटिस्ट थे, याद करो, मिथियास लेइडेन एंड दियोदर स्वान। मिथियास लेइडेन जो था वो बॉटनिस्ट था और स्वान जो था वो एक जूलॉजिस्ट था। इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी दी। स्वान जो था वो जूलॉजिस्ट था, इसलिए उन्होंने ये बताया कि जो एनिमल है वो एनिमल सेल से बना हुआ है। सिमिलरली जो स्लेडेन था उन्होंने ये बताया कि जो प्लांट है वो प्लांट सेल से बना हुआ है। तो इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी दी। लेकिन सेल थ्योरी में एक कमी नजर आई, वो ये था कि ये नहीं बता पा रहे थे सेल थ्योरी जो मिथियास लेइडेन एंड दियोदर स्वान ने मिलके दिया, ये चीज नहीं बता पा रहे थे कि जो न्यू सेल है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो इसलिए बाद में जो है रुडोल्फ वर्च्यू आया, उन्होंने ये बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, दैट मीन्स ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब वो कैसे होता है, मानो ये एक सेल है, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये पिछले वाले सेल से आ रहे हैं, और ये वाला जो सेल है ये कहाँ से आ रहा है, इसके पिछले वाले सेल से आ रहे हैं। अब कैसे आ रहे हैं, ये प्रोसेस होता है, सेल डिवाइड करते हैं, जब माइटोसिस होता है मियोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। ये हम आगे आने वाले सेल डिवीजन वाले चैप्टर में समझेंगे। तो ये हो गया एक बार 5 मिनट्स में सारे कुछ रिकैप। अगर आपने ये वीडियो वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर चेक करना, क्योंकि वहां मैंने और भी डिटेल में बता रखी है कि मतलब सेल क्या होते हैं, फिर कहाँ से ओरिजिनेट हुए, ये सब चीजें मैंने बता रखा है। ये जस्ट एक रिकैप था। अब नेक्स्ट हम सेल के ओवरव्यू देखेंगे कि सेल जो है, हम सब जानते हैं सेल ऐसे एक स्ट्रक्चर होते हैं। ये मैंने ऐसे एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ये मान लो सेल है। तो सेल का जो ये वाला जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं क्या, ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर भी एक कवरिंग प्रेजेंट रहते हैं जो सब में प्रेजेंट नहीं रहते। ये जो है ये स्पेसिफिक कुछ ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट रहते हैं। जैसे इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा सेल वॉल। सेल वॉल हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं रहते, ये प्लांट सेल में रह सकता है या बैक्टीरिया में रह सकते हैं, मतलब हर ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहते। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये प्रेजेंट रहता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आओ, इसके अंदर ये हो गया हमारा क्या, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं डीएनए, जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है जैसे हमारे बालों का कलर क्या होगा, आंखों का कलर क्या होगा, मतलब जो कैरेक्टर पेरेंट्स से हमारे अंदर इनहेरिट होते आ रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, मतलब ये जो स्टोर होता है, ये इंफॉर्मेशन जहाँ पे स्टोर रहते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं, ये डीएनए पे स्टोर रहते हैं, जो कहाँ पे रहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। देन अलग अलग ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, देन लाइसोसोम, राइबोसोम, ये बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनेल्स है ये एक जगह है जहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, मतलब ये जो पोर्शन है पूरा, ये जो पोर्शन हो गया हमारा पूरा, ये क्या है, ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है जहां पे ये लिखा हुआ है कि द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज। दैट मीन्स जो भी
अपने सेल में जो भी प्रोसेस हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो सब जहाँ पे हो रहे हैं, वो जगह का नाम है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में ये काम सारे हो रहे हैं। और इसीलिए साइटोप्लाज्म में ही जो है सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसमें क्या-क्या हो गया? ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जो हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि न्यूक्लियस, डीएनए ये सब प्रेजेंट रहते हैं। अब न्यूक्लियस भी जो है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट रहते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे, बट फिलहाल यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है ये सिर्फ मान लो यूकैरियोटिक सेल, मतलब जो यूकैरियोटिक सेल जो है इसमें ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियस है मतलब यूकैरियोटिक है, यू मतलब जो है न्यू है और कैरियन मतलब न्यूक्लियस हो गया। ये हम देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। देन ये मान लो ये है हमारा राइबोसोम, और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि देखो हमारा जो ये बॉडी है, इस बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं। जैसे मान लो लिवर है, किडनी है, फिर हार्ट है। अब इन अलग अलग ऑर्गन्स का काम क्या होते हैं, मतलब हर ऑर्गन का कुछ अलग अलग फंक्शन दी गई है जो वो परफॉर्म करते हैं। ठीक सिमिलरली उसी तरह हमारा जो ये सेल है, इस सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब ये ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसी तरह इस सेल में भी अलग अलग ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम सब जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। मतलब ये जो है ये रेस्पिरेशन के थ्रू या ये जो है एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, इसके बेसिस पे जो है ये सब काम करते हैं। तो इसी तरह ये जो है ये इसलिए इसका सिग्निफिकेंस हो गया। में जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, अब उसको क्लासिफाई किया गया है किसके बेसिस पे, उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन के बेसिस पे 3 टाइप पे क्लासिफाई किया गया है। जैसे पहले मैंने लिखा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब जो सेल ऑर्गेनेली है उसके बाहर एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गया क्या, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। देन आता है क्या, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब ये जो सेल है और इसके बाहर और एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये हो गया क्या, ये हो गया डबल मेम्ब्रेन बाउंड। देन नॉन मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं रहे। तो अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है बच्चों को कि मतलब जो नॉन मेम्ब्रेन है उसको लगता है डबल मेम्ब्रेन हो गया, कभी सिंगल मेम्ब्रेन वालों को लगता है कि डबल मेम्ब्रेन है। अब देखो, अब ये याद रखने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगी। जैसे देखो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, इसमें क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, देन गोल्गी बॉडी आता है, देन वैक्यूल आता है, देन लाइसोसोम आता है। अब इसको आप ऐसे ट्रिक से याद रखो जैसे ब्लॉग इजी, मतलब आजकल ब्लॉग सभी बना रहे हैं, तो ब्लॉग बनाना हो गया बहुत आसान, बहुत इजी। तो ब्लॉग मतलब भी से याद करो वैक्यूल और एल से याद करो लाइसोसोम। अब इजी बनाना, इजी मतलब ऐसे बोलते हैं ना, इजी को इजी पीजी ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ इजी हो गया मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड जी फॉर गोल्गी बॉडी। तो ये हो गया हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। देन आता है क्या, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसके बाहर और एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो इसमें इसके अंदर क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है एंड प्लास्टिड है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो MNP, या एम को ऐसे मन मान लो, मन मतलब एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया और मन मतलब एन फॉर न्यूक्लियस, देन पी फॉर प्लास्टिड, ऐसे याद रखो। देन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो आता है इसमें क्या क्या आता है, राइबोसोम आता है, सेंट्रियोल आता है, देन बेसल बॉडी, देन न्यूक्लियोलास एंड इंक्लूजन बॉडी। इसको ऐसे याद करो जैसे कि RCB, मतलब RCB एक टीम हो गया, RCB राइबोसोम, R for राइबोसोम, C for सेंट्रियोल, B for बेसल बॉडीज एंड देन न्यूक्लियोलस आता है और इंक्लूजन बॉडी आता है। तो न्यूक्लियस मतलब नहीं देखना, ऐसे कुछ नहीं पसंद, या जो भी याद रखने का तरीका बता रही हूँ। तो N फॉर न्यूक्लियोलस याद रख लेना और I फॉर जो है इंक्लूजन बॉडी। तो ये हमें याद से मतलब ट्रिक से ही याद करना होगा, क्योंकि जो है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो, सिंगल मेम्ब्रेन में ये आता है, फिर डबल मेम्ब्रेन, फिर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड।
ये हो गया हमारा सेल ऑर्गेनेलिज। और ये चीज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी बोर्ड्स में भी आते हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि नेम अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, ऐसे आते हैं। कभी कभी नीट में भी आते हैं, सीवीटी में भी आते हैं कि इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, फिर ये बोल पूछेगा कि बताओ कि कौन सा जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड है या कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सेल को उसके जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। मतलब एक देखो, एक है प्रोकैरियोटिक सेल एंड देन है यूकैरियोटिक सेल। मतलब सेल के अंदर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, इस पे डिपेंड करके उसको 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल एंड नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। अब इस लेक्चर में हम पूरा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक को 2 पार्ट में हम तोड़ते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड आता है ये क्या है, प्रो। प्रो मतलब क्या है, प्रिमिटिव। और कैरियोटिक जो है ये वर्ड आता है कैरियन वर्ड से, जिसका मीनिंग है न्यूक्लियस। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव है एंड लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मतलब जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या होते हैं, उसका जो न्यूक्लियस होते हैं ना वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। बट जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहते, और जो है और सेल ऑर्गेनेलिज भी सब कुछ प्रेजेंट नहीं रहते। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब जो है इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं और लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलिज। फिर इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर हमारा बैक्टीरिया आता है, देन ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, देन माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। देखो ये जो नोट्स मैं लिख रही हूँ ना, ये आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगी। तो इसलिए ये नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नोट्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो नोट्स मैंने बनाए ये पूरा एनसीईआरटी से ही बनाए हैं, लेकिन क्रिस्प फॉर्म में, तो याद रखने के लिए आपको आसानी होगी। तो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल जो मैं पढ़ा रही थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, अब शेप के बेसिस पे भी बैक्टीरिया को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई की गई है। एक है बैसिलस, देन कॉकस। अब बैसिलस जो होते हैं ये हमारा रॉड शेप की होते हैं, देन कॉकस जो है ये स्पेरिकल होते हैं, देन विवरिया जो है हम सब जानते हैं क्या होते हैं, ये कॉमा शेप होते हैं, और स्पिरिलियम जो है ये स्पाइरल शेप के होते हैं। तो ये हो गया हमारा, मतलब शेप के बेसिस पे भी बैक्टीरिया को 4 पार्ट में क्लासिफाई की गई है। क्या क्या है, बैसिलस है, देन कॉकस है, देन विवरियो है एंड देन है स्पिरिलियम। अब नेक्स्ट हम प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। जो बाहर जो कवरिंग है वो उसको हम बोलते हैं क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बारे में मतलब ये जो भी मैंने लिखा है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ। जो बाहर जो प्रेजेंट रहते हैं, जो आउटर कवरिंग है वो क्या है, वो हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। देन ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं वो हो गया क्या, सेल वॉल। देन उसके अंदर जो है वो आया क्या, सेल मेम्ब्रेन। देन ये 3 चीजों को मिला के हम क्या बोलते हैं, सेल एनवेलप। तो इसके मतलब ये हो गया सेल एनवेलप। देन फिर प्रेजेंट रहते हैं ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर ऐसे इन्वेजिनेट करता है, फिर ये ऐसे को फोल्ड होके जो बनाता है वो हो गया क्या, मिजोजोम। अब मिजोजोम क्या होते हैं, मिजोजोम बेसिकली जो है ये मतलब जैसे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन करना। तो उसी तरह मिजोजोम का भी काम उसी तरह का ही होता है, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में मिजोजोम को बोला जाता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे इसका काम होते हैं क्या, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इसको अभी यहाँ पे छोड़ते हैं। फिर ये जो है ये मतलब ये जब प्रोकैरियोटिक सेल जब मूवमेंट करता है उसके लिए ये काम, ये जो फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं, देन पिलाई रहते हैं, देन फिम्ब्रे रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। मतलब हम जानते हैं यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं इसमें क्या रहते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस रहते हैं। जो न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है।
इसलिए मतलब इस ये जो है ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया, जो कहाँ पे रहते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल में रहते हैं। बट जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोइड, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, मतलब उसका कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मतलब ये जो है ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रहते हैं। और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हम सब जानते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, प्लाज्मिड। ये भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे राइबोसोम हो गया। तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर। अब हम डिटेल्ड में प्रोकैरियोटिक सेल की हर एक स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमने लिखा वो क्या है, वो है सेल इन्वेलप। अब हमने देखा कि सेल इन्वेलप में 3 स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट रहते हैं, और एक 3 स्ट्रक्चर मिलके एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं, एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव यूनिट, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ये एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट के तौर पे काम करते हैं। तो सबसे बाहर वाला जो कवरिंग है, जो हम जानते हैं क्या, ग्लाइकोकोलिक्स। तो कभी-कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो आउटर, मतलब ऐसे सीक्वेंस में बताओ कि कौन सा आउटर टू इनर जो है, क्या-क्या प्रेजेंट रहते हैं सेल एनवेलप के, आउटर से इनर के, इनर मतलब क्या-क्या प्रेजेंट रहते हैं, वो एक सीक्वेंस वाइज दे देते हैं। जैसे बाहर जो है हम जानते हैं क्या, ग्लाइकोकोलिक्स हो गया। फिर मिडिल में क्या रहते हैं, मिडिल में रहते हैं क्या, सेल वॉल, ये हो गया मिडिल में। देन एकदम इनर साइड पे जो रहते हैं वो क्या हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। एनवेलप का सबसे पहला जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या था, वो था ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स अगर हम वर्ड को तोड़ेंगे तो ग्लाइको मतलब होता है शुगर, और कैलिक्स जो है वो होता है कोट। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो आउटर कवरिंग है वो एक शुगर कोट से बना हुआ रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, कोटिंग ऑफ पॉलीसैकेराइड, जिसमें क्या रहते हैं, पॉलीसैकेराइड मतलब सैकरन मतलब मतलब एक से ज्यादा जो है शुगर प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट शुगर प्रेजेंट रहते हैं, जो कि आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। तो ग्लाइकोकैलिक्स में क्या क्या आता है, स्लाइम लेयर आता है और कैप्सूल आता है। तो इसको मतलब कैसे डिफाइन करते हैं, स्लाइम लेयर क्या होता है, मतलब अगर आउटर वाला जो कवरिंग है वो लूज होगा और म्यूसिलेजिनियस होगा, और तो उसको हम बोलेंगे क्या, स्लाइम लेयर। अब नेक्स्ट कैप्सूल मतलब जो हार्ड होगा और जो रिजिड होगा, तो वो क्या होता है, वो होता है कैप्सूल। तो स्लाइम लेयर का जो फंक्शन है वो क्या होता है, वो प्रिवेंट डेसिकेशन और वाटर लॉस, मतलब वाटर लॉस से, मतलब एक्सट्रीम ड्राइंग से वो हमको प्रिवेंट करते हैं। तो ये हो गया स्लाइम लेयर। और कैप्सूल का जो काम है वो हमको फैगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करते हैं। और टोटल मतलब ग्लाइकोकैलिक्स का जो काम है वो ये है कि ये बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। मतलब बाहर से कोई भी अगर अटैक कर रहे हैं तो उसको, मतलब ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर कवरिंग होते हैं वो बैक्टीरिया को प्रिवेंट करते हैं कोई भी हार्मफुल कंडीशन में। अब नेक्स्ट हम बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है सेल वॉल क्या होते हैं, सेल वॉल फ्रीली परमेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कोई भी चीज है वो उसके अंदर आ सकते हैं। मतलब कोई, मतलब जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं, मतलब सब कुछ अपने अंदर वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो सेल वॉल होते हैं ये फ्रीली परमेबल होते हैं, और होते हैं क्या, नॉन लिविंग होते हैं, मतलब डेड होते हैं। देन ये जो सेल वॉल है ये पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ रहते हैं। अब पेप्टिडोग्लाइकन जो है ये 3 चीजों, इसमें 3 चीजें प्रेजेंट रहती है। क्या क्या है, इन नैग नैम मतलब इन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, देन इन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एंड देन है एमिनो एसिड। अब ये जो नैग और नैम है, ये तो इन एसिटाइल ग्लूकोजामिन जो है ये तो एमाइन है, एमाइन ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, और नैम जो है ये म्यूरामिक एसिड होते हैं। अब इन एमीन और एसिड, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं वो क्या होते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो ये हो गया हमारा। देन एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है सेल वॉल का, ये है कि सेल वॉल बहुत रिजिड होते हैं, मतलब बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये ऑस्मोटिक लाइसिस को प्रिवेंट करते हैं। अब ये ऑस्मोटिक लाइसिस क्या होते हैं, देखो सबसे पहले वर्ड को समझो। जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑस्मोटिक लाइसिस, अब ऑस्मोसिस क्या होते हैं ये हम ट्रांसपोर्ट वाले में डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिर भी एक बेसिक अगर हम इंट्रोडक्शन कहो, क्या होते हैं ऑस्मोसिस, मतलब जब वाटर
किसमें एंटर करते हैं, मतलब हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन में जब आते हैं वाटर, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोटिक लाइसिस क्या हो गया, लाइसिस मतलब हम सब जानते हैं लाइसिस क्या होते हैं, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। अब मानो एक सेल है, ठीक है, एक अब सेल के अंदर जब वाटर जा रहे हैं, तो अगर सेल का मतलब आउटर स्ट्रक्चर अगर मतलब उतना कवर मतलब हार्ड नहीं होगा, तो क्या होगा, वो सेल रप्चर कर जाएगा, मतलब फट जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मतलब ब्रेक डाउन, जिसको हम बोलते हैं लाइसिस। तो अगर ये सेल वॉल रिजिड नहीं होगा, तो क्या होगा, सेल जो है वो बस्ट कर जाएगा या रप्चर कर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। तो ये चीज को हमें प्रिवेंट करते हैं क्या, सेल वॉल। सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से ही हम मतलब सेल को ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रिवेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल वॉल, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं है। सेल क्या होते हैं, सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है, ऑस्मोटिक लाइसिस को प्रिवेंट करता है। और इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन रहते हैं, जो नैग होते हैं, नैम होते हैं, और इसमें एमिनो एसिड्स रहते हैं। अब नैग और नैम इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहते हैं, वो क्या होता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। ये हो गया हमारा सेल वॉल। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, जैसे मतलब हम देखो, याद करो, हम पिछले हम क्या पढ़े थे, ये जो है ये हमारा बाहर वाले जो लेयर था वो था ग्लाइकोकैलिक्स, देन अंदर वाले जो था वो था सेल वॉल, देन इसके अंदर जो प्रेजेंट था ये क्या था, ये था सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन कैसे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमेएबल होते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया आगे भी, मतलब हर चीज को वो अंदर एंट्री करने नहीं देगा, मतलब ये सिलेक्टिवली परमेएबल है। और क्या है, और ये लिविंग होते हैं, मतलब जैसे सेल वॉल जो हमने बताया कि नॉन लिविंग है, बट सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। और जैसे यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो सेल है उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें भी क्या होते हैं, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ भी बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में भी लिपिड प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं। और एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब ये जो सेल एनवेलप है, मतलब सेल एनवेलप किस किस चीज से बनी थी, हमारा क्या मैंने बताया पहले भी, पेप्टिडो मतलब बाहर जो था ग्लाइकोकैलिक्स था, देन उसके अंदर सेल वॉल था, और उसके अंदर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल एनवेलप था पूरा, ये एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। तो ये हमने देखा। अब इसको हमने दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, किसके बेसिस पे, मतलब एक प्रोसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। अब ग्राम स्टेनिंग क्या होता है वो हम डिटेल में देखेंगे अभी। तो बेस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द सेल एनवेलप, मतलब ये जो सेल एनवेलप है उसके टाइप के बेसिस पे, और ग्राम स्टेनिंग एक प्रोसेस होते हैं, तो उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। एक है ग्राम पॉजिटिव एंड एक है ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं, अब इस ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्राम स्टेनिंग समझना पड़ेगा। तो अब ग्राम स्टेनिंग क्या होते हैं, सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग में हम क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने एक स्लाइड लिया। अब इस स्लाइड में क्या करेंगे, हम बैक्टीरियल सोल्यूशन डालेंगे। अब क्या करना है, अब उस सोल्यूशन को ड्राई एयर करने हैं, मतलब उसको पहले सुखाना है। उसके बाद क्या करना है, हमें क्रिस्टल वायलेट डालना है, मतलब ये एक डाई होते हैं वो डालना है। देन हमको पानी के साथ धुलना है, मतलब वॉश विथ वाटर, जो मैंने यहाँ पे लिखा, पानी के साथ धुलने के बाद उसमें अल्कोहल डालना है। जब हम अल्कोहल डालेंगे उस बैक्टीरियल कॉलोनीज के ऊपर, तो ये देखा जाएगा किसी किसी में मतलब ब्लू कलर जो है वो रिटेन रहेगा, मतलब ब्लू कलर जो है प्रेजेंट रहेगा। और कुछ कुछ बैक्टीरिया में क्या होगा, वो जो ब्लू कलर है ये मतलब खो जाएगा, ये लॉस्ट हो जाएगा। तो जिसमें ब्लू कलर रिटेन रहेगा वो क्या हो गया, हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिसमें लॉस हो गया वो हमारा हो गया ग्राम नेगेटिव। अब अगर हम ग्राम नेगेटिव को सैफ्रानिन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या देखा जाएगा, वो पिंक में टर्न हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ब्लू कलर लॉस्ट हो जाएगा ग्राम नेगेटिव, फिर हम उसको बाद जो है हम जब सैफ्रानिन के साथ ट्रीट करेंगे तो वो कलर जो है पिंक आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है एंड कौन सा ग्राम नेगेटिव। अब नेक्स्ट
बैक्टीरिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो है क्या, मीजोजोम। मीजोजोम क्या होते हैं? अब देखो मीजोजोम कैसे बनते हैं ये पहले समझते हैं। जैसे हमने देखा कि बाहर मतलब इसके जो ये जो बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर वाले सबसे अंदर वाले जो सेल एनवेलप के सबसे अंदर वाले जो रीजन है वो क्या था? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर था क्या? सेल वॉल था, और उसके बाहर था क्या? ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लेयर है, ये क्या करते हैं? ये अंदर ऐसे इन्वेजिनेट करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे फोल्ड होते हैं। अब ये जब फोल्ड होते हैं, ये क्या करते हैं? फोल्ड होके ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको ही हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम। तो मैंने सबसे पहले इसलिए लिखा कि ये इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जब इनफोल्ड करते हैं। अब ये क्यों करते हैं ऐसा? इनफोल्ड इसलिए करते हैं क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो सब सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ भी लिखा है कि इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ये है कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। अब एंजाइम्स का काम क्या होते हैं? एंजाइम्स हमें रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। अब रेस्पिरेशन से क्या होते हैं? एनर्जी का प्रोडक्शन होते हैं। मतलब जब सेल में एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो वो एनर्जी जो प्रोडक्शन होती है वो मीजोजोम में ही होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि उसमें एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो कि रेस्पिरेशन कराता है। अब रेस्पिरेशन से एटीपी बनते हैं, तो इसलिए इसको जो है, अब बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं रहता। जैसे यूकैरियोटिक सेल में जो है, हम सब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। अब बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इसीलिए इसकी वजह से इसकी मतलब इसकी जगह जो मतलब स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहते हैं वो क्या रहते हैं? वो मिसोजोम रहते हैं। तो मिसोजोम क्या करते हैं? इसलिए इसको बोला जाता है क्या? एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही एक स्ट्रक्चर है, और इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? पावर हाउस ऑफ बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया का जो है पावर हाउस क्या हुआ? फिर मिसोजोम हो गया। अब ये मिसोजोम का काम क्या क्या होते हैं? जैसे हम जानते हैं, जो ये मतलब एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन में काम करेगा, और भी बहुत सारे जेनेटिक कामों में ये जो है मिसोजोम काम करता है। अब ये हो गया हमारा मिसोजोम। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है क्या? क्रोमैटोफोर। अब देखो ये जो क्रोमैटोफोर है ना, ये सब बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं रहते। मतलब जैसे कि मिसोजोम जो है वो हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं, बट क्रोमैटोफोर कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या होते हैं? जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो सबसे पहले ये भी जैसे मिसोजोम ऐसे मतलब इनफोल्डिंग्स बना के फिर ये स्ट्रक्चर बना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसी तरह सिमिलरली क्रोमैटोफोर जो है ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे जब इनफोल्डिंग होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किए, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे इनफोल्डिंग होते हैं, तो ये जो है ये होते हैं क्या? क्रोमैटोफोर। अब ये क्रोमैटोफोर कुछ बैक्टीरिया में, जैसे मैंने बताया, कुछ बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट रहते हैं। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो क्या है? वो हो गया साइनोबैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं? ये जो मतलब यहाँ पे लिखा है पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स इन सम प्रोकैरियोट्स, और ये जो है ये साइनोबैक्टीरिया में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हमने देख लिया मिसोजोम एंड क्रोमैटोफोर के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा क्या? न्यूक्लियोइड। तो ये न्यूक्लियोइड क्या होते हैं? जैसे हमारे जो यूकैरियोटिक सेल है इसके उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसी तरह मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोइड। अब ये न्यूक्लियोइड क्या होते हैं? मतलब न्यूक्लियोइड हम पहले भी पढ़े थे, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब आउटर में कोई कवरिंग नहीं है, ऐसे ही सेल में पड़ा हुआ रहते हैं। तो मैं एक बार ड्रॉ भी कर रही हूँ कि ये हमारा जो है प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। इसके अंदर एक ऐसे ही जगह पर हमारा जो है जो जेनेटिक मटेरियल पड़े रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोइड। अब ये जो न्यूक्लियोइड है ये बहुत ही, जो जेनेटिक मटेरियल है ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये जो है, और ये क्या क्या होते हैं? ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं। मतलब जैसे सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं वैसे ये भी डबल स्टैंडर्ड होते हैं, और लेकिन ये सिंगल थ्रेड है, मतलब एक थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और इसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहते हैं, और ये बहुत ही कम अमाउंट में रहते हैं। इसीलिए क्या होते हैं? ये बहुत ही कम अमाउंट में रहते हैं, इसीलिए इसके अंदर
एक प्लाज्मिड प्रेजेंट रहते हैं, मतलब जो कि न्यूक्लियोइड के बाहर रहते हैं। और ये एक प्लाज्मिड जो है इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, जो कि न्यूक्लियोइड के बाहर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कम रहते हैं, इसलिए ये बाहर भी एक प्लाज्मिड, एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं। ये बैक्टीरिया का एक मतलब स्पेशल स्ट्रक्चर हो गया, जिसके मतलब इसका जो एप्लीकेशन जो है बायोटेक में बहुत यूज आती है। तो ये वाला जो कैरेक्टर है बैक्टीरिया का, प्लाज्मिड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद हम देखेंगे क्या, फ्लैजेला, फिम्ब्रे और पिलाई, ये 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। तो फ्लैजेला क्या होते हैं, फ्लैजेला जो है हमें बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और ये जो है ऐसे नहीं कि हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं, ये प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते हैं। और ये जो फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला में 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मतलब जैसे मैंने लिखा भी है, एक होता है हुक, देन होते हैं बेसल बॉडी एंड देन है फिलामेंट। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, ये जो हुक है, देन बाहर जो है बेसल बॉडीज प्रेजेंट रहते हैं, और इसके अंदर इसके बाहर ऐसे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, ये हो गया हमारा क्या, फिलामेंट। तो बेसल बॉडी एंड हुक जो है, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, ये सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन में है ये धसा हुआ रहते हैं। और बाहर जो ऐसे निकलता हुआ रहते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारा हो गया क्या, फिलामेंट। तो ये फ्लैजेला हो गया। फ्लैजेला का काम क्या होते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी होते हैं। और इसके जो 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, एक हो गया बेसल बॉडी, देन हो गया हुक और देन फिलामेंट, ये हो गया हमारा फ्लैजेला। अब नेक्स्ट जो है ये है हमारा फिम्ब्रे। तो फिम्ब्रे क्या होते हैं, जैसे ये फ्लैजेला हमें मूवमेंट में हेल्प कर रहा था, वैसे ये फिम्ब्रे मूवमेंट में कोई रोल नहीं, मतलब मूवमेंट में कोई रोल इसका नहीं है फिम्ब्रे का। तो ये कैसे होते हैं, ये बैक्टीरिया में ऐसे बाहर मतलब ऐसे ही रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर कुछ होता है फिम्ब्रे का। तो ये सिर्फ ओनली क्या करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, और ये मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही आउटग्रोथ होते हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक स्ट्रक्चर होते हैं, जो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन में भी बहुत हेल्प करते हैं, वो क्या है, वो हो गया पिलाई। तो ये पिलाई क्या करते हैं, जैसे मतलब कंजुगेशन। अब ये कंजुगेशन जो टर्म है, अब इसका मीनिंग क्या है, मतलब ये एक प्रोसेस है बैक्टीरिया में, रिप्रोडक्शन का एक पूरा प्रोसेस है, जिसको हम डिटेल में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर्स में पढ़ते हैं। या बस अब थोड़ा बेसिक समझ लो कि कंजुगेशन क्या होते हैं। जैसे बैक्टीरिया में ये एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, तो ये मान लो ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ये F+ हम बोलते हैं, और ये हो गया हमारा F-। तो अब इसका जेनेटिक मटेरियल जब इसके अंदर ट्रांसफर करेगा, तो क्या करेगा, एक ट्यूब बनाएगा। अब इस ट्यूब के थ्रू ही ये क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफर करेगा। तो ये कैसे करता है, ये पिलाई के थ्रू करते हैं। तो पिलाई क्या करते हैं, पिलाई में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन भी प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिलिन प्रोटीन बोलते हैं, ये भी प्रेजेंट रहते हैं। और ये इसको जो है, इसको हम बोलते हैं क्या, सेक्स पिलास, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, इसलिए इसका नाम है सेक्स पिलास। तो ये जो है एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव में ट्रांसफर करने का मतलब इसका जो प्रोसेस है, ये पिलाई की मदद से ही ये मतलब ये जो प्रोसेस है ये पॉसिबल होता है। तो ये हो गया हमारा पिलाई के बारे में। अब बैक्टीरिया में जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो क्या है, वो है हमारा राइबोसोम। तो राइबोसोम में क्या होते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये कैसे करता है, जैसे कि यहाँ पे mRNA हो गया, इसके अंदर जब राइबोसोम ऐसे जुड़ते हैं तो प्रोटीन की सिंथेसिस होते जाते हैं। तो ये कैसे, इसका ये बहुत ही एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये ऑकर इन फॉर्म ऑफ चेन, मतलब एक चेन के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, पॉलीजोम, जिसके अंदर क्या रहते हैं, पॉलीजोम, नोन एज पॉलीजोम, मतलब इसको हम पॉलीजोम बोलते हैं, या पॉलीराइबोसोम को ही शॉर्ट में हम पॉलीजोम बोलते हैं। अब ये राइबोसोम का है, इसका जो है, इसका 2 सब यूनिट प्रेजेंट रहते हैं, एक लार्ज होते हैं और एक स्मॉल होते हैं। लार्ज वाला जो है 50s और स्मॉल वाला 30s। अब यहाँ पे एडिशन वाला रूल नहीं लगाना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 50 + 30 कभी भी 70s नहीं आता, बट ये जो मतलब ये जो प्रेजेंट रहते हैं राइबोसोम, वो 70s होते हैं। अब ये एस क्या होते हैं, एस मतलब स्पेदबर्ग कोएफिशिएंट होते हैं, मतलब जिसको हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट।
तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जो है ये डेंसिटी को मेजर करते हैं, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा राइबोसोम। अब राइबोसोम के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर आते हैं वो क्या होते हैं, वो है इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी क्या है, ये एक नॉन मेम्ब्रेनस स्टोर्ड रिजर्व मटेरियल जो है ये रहते हैं कहाँ पे, सीन फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। दैट मीन्स जो प्रोकैरियोटिक सेल हमारा है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ऐसे इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। तो इसका आप एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके अंदर आते हैं फॉस्फेट ग्रैन्यूल हो गया, देन साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल हो गया, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट है गैस वैक्यूल। अब ये गैस वैक्यूल सिर्फ कहाँ पे रहते हैं, जो एक्वाटिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जो फ्लोटिंग बैक्टीरिया होते हैं, इसमें ये गैस वैक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। क्यों प्रेजेंट रहते हैं फ्लोटिंग मतलब एक्वाटिक बैक्टीरिया में, क्योंकि ये गैस वैक्यूल की मदद से ही ये बुएंसी में, मतलब जब ये फ्लोट करेगा तो ये बुएंसी में इसको मदद करते हैं। तो ये हमारा जो है हो गया क्या, इंक्लूजन बॉडी। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट। तो हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखे क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, हर एक स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मतलब ये जो मैं शुरू पहले भी एक मैंने लेक्चर लिया था जहाँ पे मैंने मतलब सेल क्या होते हैं, फिर सेल का जो है सेल कौन कौन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो मैंने बताया। अब ये जो नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पे मैंने बताया पूरा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है या आपको ये अच्छी लगी वीडियो, तो प्लीज मुझे कमेंट करना और बताना कि कहाँ मतलब आपको कैसे लगी ये वीडियोस। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।